हेलो दोस्तों, नई कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। अभी प्रिया बस 13 साल की थी। उसकी पीरियड्स को आए सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था और मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उस लड़की से कर दी थी। वह बहुत ही मासूम और छोटी थी, इसलिए मैं जाकर उसके साथ बेड पर बैठ गया और उसके होठों पर अपना हाथ टच करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने मेरा टच महसूस किया, वह उछलकर बेड के दूसरे किनारे जाकर बैठ गई और कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है। मैंने सुना था कि पति सुहागरात के दिन गिफ्ट देता है और फिर लाइट बंद हो जाती है और अगले दिन सुबह हो जाती है। तो मैंने भी उससे कहा कि असली खेल तो लाइट बंद होने के बाद ही होता है, जिससे वह और ज़्यादा डर गई। अब मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रहा था। मैंने लाइट बंद कर दी और उसे अपने पास खींचा और अपना मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती इस लड़की से कराई थी। हालांकि मुझे किसी और लड़की से कोई मोहब्बत न थी। मैं किसी को पसंद भी नहीं करता था। बस अभी मैं शादी ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि उस लड़की की उम्र अभी बहुत छोटी थी। घर वाले मेरी शादी इतनी छोटी लड़की से कराना चाहते थे। शादी के लिए मैं तैयार नहीं था। यह शादी मुझे इसलिए भी करनी पड़ी क्योंकि हम अपने माँ बाप के सिर्फ 2 ही बेटे थे और दोनों की ही शादी बचपन में तय हो गई थी। और जहाँ हम रहा करते थे, वहाँ ये रिवाज था कि शादियाँ माँ बाप बचपन में ही तय कर दिया करते थे। यहाँ तक कि शादी भी बचपन में हो जाया करती थी। और दूसरा, प्रिया मेरे भाभी की छोटी बहन थी। अब मेरी शादी इस लड़की से हो गई थी, तो वह सज धज कर मेरा कमरे में इंतज़ार कर रही थी। वैसे तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे देखकर मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था। जैसे ही मैं जाकर बैठा, उसके नरम होठों को अपने हाथों से छूने लगा। मेरे छूते ही उसके होठ थर थर काँपने लगे। उसने तुरंत मुझे झटके से पीछे कर दिया और कहने लगी, हटो। मैंने कहा, क्यों हटूं? तुम्हें तो बड़ा शौक था ना शादी कराने का। मैं तो वैसे भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो। स्टेज पर भी तुम बड़ा मुस्कुरा रही थी। अब क्या हुआ? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शादी की रात क्या क्या होता है और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हें पूरा मजा चखाऊंगा। इतना कहना था कि वह तुरंत बोल पड़ी, यह क्या बेशर्मी है और बदतमीजी है। देखो, तुम मेरे जरा भी पास आए तो अच्छा नहीं होगा। और वह गुस्से से खड़ी होकर कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने भी उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मिस प्रिया जी, शादी क्या होती है मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हें पता चलेगा कि शादी की रात क्या होता है। वह गुस्से से चिल्लाकर बोली, मुझे भी तुम बच्ची मत समझना। सब पता है मुझे कि शादी की रात पति क्या क्या करता है। अच्छा, तो बताओ, बड़ी समझदार हो, क्या क्या करता है? मुझे तो ज़रा बताओ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। शादी की रात पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा लेक्चर देता है कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखना, इस घर को संभाल के रखना, वगैरह वगैरह। अच्छा, तुम तो सब जानती हो, बड़ी समझदार हो। तुम्हें तो कोई लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जी हाँ, मुझे तो यह भी पता है कि शादी के बाद अपने सास ससुर को अपने काबू में कैसे करना है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान था। मैंने कहा, अच्छा, तो तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार हो। अच्छा बताओ, यह सब होने के बाद क्या होता है? कहने लगी, लाइट बंद हो जाती है और क्या होता है, और फिर सुबह हो जाती है। मैंने तो बस सीरियल में इतना ही देखा है। मैं उसकी बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, अपने पास खींचा और कहा, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है, लाइट बंद करने के बाद भी कुछ होता है। मैं उसे और ज़्यादा डरा रहा था और वह घबरा रही थी। मैंने अपने सख्त हाथ उसकी कमर पर लगाने शुरू कर दिए और वह ज़्यादा घबराने लगी। मैंने कहा, पहले तुम कपड़े तो चेंज करो, फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैंने उसे अलमारी से एक नाइटी निकाल कर दी। वह नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। उसके बाद नाइटी पहनकर वॉशरूम से निकली तो उसका मेकअप धुल चुका था। जाली वाली नाइटी में वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसका खूबसूरत बदन जाली वाली नाइटी से बाहर की तरफ झांक रहा था। उसके बाद वह अपने खुले बालों की चोटियाँ बनाने लगी। मैंने उसे रोका और कहा, रहने दो, चोटी मत बनाओ, तुम खुले बाल में सुंदर लगती हो। मैंने उसे कसकर पकड़ा और बेड पर ले जाकर चला गया। मैंने उसे कहा, तो मिस प्रिया, अब तुम तैयार रहना, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि शादी की रात पति क्या करता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने कहा, इतना डरने की ज़रूरत क्या है? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब करूँगा तो लगता है तुम्हारी पूरी दुनिया ही घूम जाएगी। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, खासकर लड़कियों को। मैं उसे शादी को लेकर बहुत ज़्यादा डरा देना चाहता था। मैं चाहता था कि वह शादी से इतना डर जाए कि अपना घर ही ना बसा सके और मैं इस घर वालों को यह साबित कर सकूं कि तुमने एक ही घर से 2 लड़कियां लाकर बहुत बड़ी गलती की है। इतने में वह गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, ना भाई, लाइट तो बंद नहीं होगी। मैंने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा, जाने मन, लाइट तो बंद होगी ही। आखिर तुम्हें लाइट बंद होने के बाद की कहानी भी तो पता चलनी चाहिए ना। तुम्हें बड़ा शौक था ना दुल्हन बनने का, नए कपड़े पहनने का, गिफ्ट लेने का।
अब तुम्हें पता चलेगा कि गिफ्ट लेना ही शादी नहीं होती। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और लाइट बंद कर दी और उसे ज़ोर से कसकर पकड़ लिया। वह एकदम से चिल्लाकर अलग हट गई और लाइट ऑन कर दी। कहने लगी, मुझे मेरी दीदी के पास जाना है। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे और मैं भी अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा था। मैंने उसे फिर से पकड़ा और कहा, अभी तुम्हें बताता हूँ, और जाओ, जाकर बेड पर लेट जाओ। प्यार से कह रहा हूँ, नहीं तो ज़बरदस्ती भी करूँगा। इस पर उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग गई। मैं बहुत खुश हो गया था। बाहर जाकर वह मेरे बड़े भाई का कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बड़ा शौक था बड़े भाई को शादी का और अपनी खुदगर्जी का। मैं तो खुश था कि अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। थोड़ी देर में ही पिताजी और माता का भी दरवाज़ा खुल गया। सब कमरे से बाहर आ गए। प्रिया जाकर अपनी बहन के सीने से लिपट गई। भाभी उसे देखकर घबरा गई। कहने लगी, तू रो क्यों रही है? उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। कहने लगी, दीदी, मुझे आपके साथ ही सोना है, आपके कमरे में ही सोना है। मैं विजय के कमरे में नहीं सोऊंगी। मेरा बड़ा भाई भी ये सब देखकर हैरान था। बहुत पूछने के बाद प्रिया कुछ नहीं बता पा रही थी। भाभी उसे अपने कमरे में ले गई और वह बेड पर जाकर बैठ गई। इधर माँ मुझसे पूछने लगी, क्या बात है, क्या हुआ है? जब शादी की रस्में हो रही थी तब तो वह बहुत खुश थी। मैंने कहा, माँ, अब आप खुश हो ना? बहुत शौक था ना आप लोगों को छोटी उम्र की लड़की से शादी कराने का। अब देख लो, ज़रा सा हाथ लगाया नहीं और चिल्लाने लगी। यह तो होना ही था। उसके बाद मैं अपने कमरे में गया और बेड पर जाकर सुकून की सांस ली। थोड़ी देर में बड़े भैया तकिया लेकर खिसखिसाते हुए मेरे कमरे में आए और तकिए को एक किनारे फेंक कर वहीं बेड पर बैठ गए। मैंने पलट कर उनकी तरफ देखा। भाई कहने लगा, क्या हल्का हाथ नहीं रख सकते थे लड़की पर? मैंने कहा, हल्का ही रखा था, मैंने तो बस पकड़ा था। अब वह चिल्लाने लगी तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगी। भाई कहने लगा, तुमने मेरी रात काली कर दी। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें ही शौक था 13 साल की लड़की की शादी मेरे साथ कराने का। 13 साल की दुल्हन लाओगे तो यही होगा। उसे कुछ अकल वकल तो है नहीं। बस उसे तो यह पता है कि शादी के नाम पर उसे गिफ्ट मिलेंगे और कपड़े मिलेंगे। उसे तो ज़रा भी नहीं पता था कि शादी का मतलब क्या होता है। और रात सिर्फ अपनी काली ही नहीं है, आपकी ही काली नहीं है, मेरी भी है। तो चुपचाप आराम से सो जाइए। मैंने लाइट बंद की और सोने लगा, लेकिन भाई को तो नींद ही नहीं आ रही थी। फिर बार बार उठकर बैठ रहे थे। मैंने कहा, चुपचाप सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। आपकी काली रात नहीं हो गई है, मेरी भी काली रात हो गई है। अब ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत थी अपनी शादी के साथ मेरी भी शादी कराने की? मैं तुम्हारे सामने कितना रोया था कि माँ से बात करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और अब तुम भी भुगतो कि और शादी की रात अकेले गुजारो। और अभी तो ये शुरुआत है। आगे मैं उस लड़की को कितना मजा चखाता हूँ। अब मैं उसको रोज़ ही ऐसे परेशान करूँगा और वह तुम्हारी बीवी के कमरे में जाकर सोएगी। अब तुम भी अकेले सोना। मैंने अपने मन में इरादा कर लिया था कि मैं अपने माँ बाप की उस बात को छुटला कर रहूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि एक ही घर से दो लड़की लाते हैं तो अच्छा होता है। और मैं ऐसा उसको परेशान करूँगा कि आने वाली 7 पीढ़ियाँ ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगी। अगले दिन जब सुबह हुई तो भाभी और प्रिया दोनों ही एक साथ कमरे से बाहर निकली। माँ ने नाश्ता बना दिया था। भैया भाभी को घूर रहे थे और भाभी नज़र चुरा रही थी, जैसे कहना चाह रही थी कि इसमें मेरी क्या गलती है। उधर मैं प्रिया को घूर घूर कर देख रहा था और वह भी नज़र नीचे झुकाकर बैठी थी, जैसे मुझसे घबरा रही हो। मैं मन ही मन खुश हो रहा था कि मैंने उसको इतना डरा दिया है कि वह मेरे कमरे में आने तक की हिम्मत नहीं करेगी। और उधर वह सारा दिन फिर भाभी के कमरे में ही रही और भैया आंगन में गुस्से में इधर उधर टहलते रहे, जैसे कि खिसियानी बिल्ली होती है। मैं बड़ा खुश था कि भैया को 2 घड़ी भी अपनी बीवी के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं था और मैं अपने कमरे में आराम से मस्ती कर रहा था। 4 दिनों बाद दोनों बहनों का पगफेरा भी था। इन 4 दिनों के बीच मैंने खूब मस्ती की। मैं अपने दोस्तों से भी मिला और फिर वह दिन आया जब हमारे ससुराल वाले हमारे घर पर आ गए। भैया तो बड़े सज धज कर बैठे थे और मेरी तो उन्हें देखकर हंसी ही नहीं छूट रही थी। मैंने प्रिया की तरफ देखा और उसके कान में कहा, अब तो तुम मायके जा रही हो, जब आओगी तब तुम्हें पता चलेगा। आना तो तुम्हें यही है। मैं उसे और डरा रहा था। उसके बाद दोनों अपने मायके चली गई। उसके 6 दिन बाद ही हम दोनों भाई फिर से उन्हें लेने के लिए मायके पहुंच गए। जब प्रिया और भाभी घर आ गए तो मैंने प्रिया से कहा, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें वापस यहीं पर लौट कर आना है और कब तक मेरे कमरे में नहीं आओगी। और आज तो वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। मैंने प्रिया का हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन आज उसने वह चंचलता नहीं थी। उसकी चंचलता एक रात में ही खत्म हो चुकी थी। वह अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। बहुत देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया।
उधर भैया भी भाभी से बोल रहे थे कि अगर आज तुम्हारा दरवाज़ा कोई पीटे तोड़े कुछ भी करे, बस तुम्हें दरवाज़ा नहीं खोलना है। आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा। इसी डर से भाभी प्रिया को समझाने लगी कि देखो प्रिया, तुम्हें अपने कमरे में ही सोना है। तब प्रिया कहने लगी, नहीं दीदी, मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तब भाभी कहने लगी, अरे प्रिया, ऐसा कुछ नहीं है, वह तुमसे मोहब्बत करता है, वहाँ कुछ नहीं होगा, वह तुमसे बस प्यार भरी बात मोहब्बत भरी बातें करेगा। लेकिन प्रिया मेरे कमरे में आने तक को तैयार ही नहीं थी। भाभी ने उसे खूब समझाया कि शादी बंधन है, इसमें पति पत्नी का एक होना ज़रूरी है, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन प्रिया नहीं मानी और कहने लगी, मुझे नहीं बंधना है शादी के बंधन में, मुझे तो आप मायके ही भिजवा दो। भाभी कहने लगी, उस दिन तो तुमने पापा के सामने हाँ भर दी थी कि तुम्हें शादी से कोई एतराज़ नहीं है। तब प्रिया कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि शादी का मतलब यह होता है, लेकिन अब मैं इस बंधन में नहीं बंधना चाहती। और उधर भैया अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े भाभी को घूर रहे थे, शायद उनका इंतज़ार कर रहे थे। और भाभी अपना प्रिया से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि कब प्रिया हाथ छोड़े और वह भैया के कमरे में जाए। भाभी ने मुझे भी बुलाया और कहा, थोड़ा सा हाथ हल्का करो, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों तुमसे डर रही है। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा भाभी, लेकिन फिर भी प्रिया कमरे में आने को तैयार ही नहीं थी। वह मेरे कमरे में आना ही नहीं चाहती थी। मैं अपने कमरे में चला गया। भाभी उसका हाथ पकड़कर मेरे कमरे तक ला रही थी, लेकिन वह अपने कदम पीछे की तरफ मोड़ रही थी। मुझे नहीं पता था वह इतना डर जाएगी। उसके बाद मैं मेरे कमरे में किसी तरह से आ गई। अंदर आने के बावजूद उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था और सीधा अलमारी की तरफ गई। वहाँ से उसने कुछ कपड़े निकाले और सीधा वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था। उसके बाद जब वह बाहर आई तो बहुत ही सीधी सादी लग रही थी। उसके बाद उसने एक तकिया और चादर उठाई और बाहर जाने लगी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो। तब कहने लगी, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ जाकर सो, लेकिन लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा भी बंद करते जाना। वह इतना सुनते ही मेरा कहना आसानी से मान गई और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद से तो उसका ज़्यादातर समय भाभी के साथ ही बीतता या फिर माँ के साथ। वह सारा दिन माँ के साथ हंसी मजाक करती और जैसे ही मैं ऑफिस से आता मुझे देखकर घबरा जाती। किचन का सारा काम भाभी ने संभाल लिया था। वह घर का कोई भी काम नहीं करती थी, बस माँ के साथ कमरे में बैठी बातें बनाती रहती थी। पिताजी भी उसकी बातों में मस्त हो जाते थे। अब इस तरह से शादी को धीरे धीरे एक महीना बीत गया। वह रोज़ ही अपना तकिया लेती और सबके सोने के बाद जाकर आंगन में सो जाती और सबके उठने से पहले ही तकिए को मेरे कमरे में फेंक कर चली जाती। एक महीना बीतने के बाद पिताजी ने कहा कि हनीमून पर जाने के लिए पहले भैया और भाभी जाएंगे और उनके बाद आने के हम दोनों को हनीमून पर भेजेंगे। जब प्रिया ने यह बात सुनी तो वह भाभी से कहने लगी, दीदी मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं आपके साथ घूम घूम आऊँगी, मैं विजय के साथ बाहर घूमने नहीं जाने वाली। भाभी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी थी। अब वह ज़्यादातर भाभी के साथ ही जाकर उनके कमरे में सो जाती थी या उन्हीं के साथ रहती थी। लेकिन अब मुझे अजीब लगने लगा था। मेरी शादी इतनी जल्दी कर दी गई थी, बस इसी वजह से मैंने ये सब किया था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा था कि वह कमरे में नहीं आती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता था कि वह मेरे कमरे में आए, लेकिन मेरे कमरे में नहीं आती थी। अब मेरे भी जज्बात उभरने लगे थे, लेकिन मैंने उसे इतना तंग कर दिया था कि वह मेरे कमरे में आने तक से डरती थी। एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना उसे अपने कमरे में बुलाकर उससे अपने किए की माफ़ी मांग लूँ। मैं उससे प्यार भरी बातें करूं। आखिर मैं उसका पति था और उसके हक से उसे कैसे दूर रख सकता था। अब तो शादी हो चुकी थी, जो होना था वह हो चुका था। भाभी और भैया भी अपने हनीमून पर निकल चुके थे, इसलिए प्रिया बस उनके कमरे में ही जाकर सोया करती थी। भाभी और भैया को गए लगभग एक हफ्ता बीत चुका था और एक दिन रात को मैं भाभी के कमरे की तरफ गया। वह भाभी के कमरे में सोई थी। मैं धीरे से कमरे के दरवाजे के पास गया और दरवाजे को धीरे धीरे खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने जाकर साइड से खिड़की खोलकर देखा तो कमरे में बेड पर प्रिया बेसुध होकर सोई थी। उसके चेहरे पर उसकी काली लटें आई थी और वह हवा से उड़ रही थी, जिसे देखकर मैं अपने होश खो बैठा। वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत लग रही थी। अब मैं भी चाहता था कि मैं उसके साथ अपनी मोहब्बत के पल बिताऊं, और जैसे ही भैया और भाभी अपनी शादी का मज़ा ले रहे हैं, मैं भी अपनी शादी को एक अंजाम तक पहुंचा दूं। भाभी और भैया अगले 2 दिन में घर वापस आने वाले थे और उसके बाद मुझे भी प्रिया के साथ हनीमून पर जाना था। इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं प्रिया से पहले ही दोस्ती बढ़ा लूं, लेकिन मेरे लाख जगाने के बाद भी प्रिया की आंखें नहीं खुली और खिड़की इतनी छोटी थी कि मैं उससे अंदर भी नहीं जा सकता था।
मैंने धीरे धीरे खिड़की को खटखटाना शुरू किया कि कहीं मम्मी और पापा को आवाज़ न चली जाए। लेकिन प्रिया नहीं जाग रही थी। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करने के बाद उसकी आंखें खुली। उसने खिड़की की तरफ देखा। मुझे देखते ही खिड़की के पास आ गई और कहने लगी, क्या बात है, क्यों खड़े हो यहाँ पर? तब मैंने कहा, बहुत हो गया है, तुम्हें मेरे कमरे में आना चाहिए। तब कहने लगी, मुझे तुम्हारे कमरे में नहीं आना है। वह मुझसे अभी भी डर रही थी। तब मैंने उससे कहा, अच्छा मैं सॉरी कहता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करूँगा। अब चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो। लेकिन वह नहीं मानी। उसके बाद मैं उदास मन से अपने कमरे में आ गया। अब मेरा मन जल रहा था, लेकिन मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी। अगले दिन सुबह हुई। नाश्ते की टेबल पर मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उसके साथ वाली कुर्सी खाली थी। मैं भागकर तुरंत उस कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा, मुझे भी थोड़ी सी प्लेट पे चावल डाल दो। वह डालने लगी तो मैंने टेबल के नीचे उसके पैर पर पैर रख दिया। वह एकदम से चिल्ला पड़ी। मम्मी पापा मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। प्रिया अपना पैर मेरे पैर से छुड़ाने लगी, लेकिन मुझे शरारत सूझ रही थी। मैंने उसके पैर को और दबाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपना अंगूठा उसके पैरों के ऊपर तक ले जाने लगा। उसने चिल्लाना तो बंद कर दिया, लेकिन थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी। उसके बाद जैसे तैसे वह उठी और किचन में चली गई। अब वह घर का काम भी करने लगी थी। थोड़ा बहुत मम्मी से पूछकर कर भी लिया करती थी। माँ और पापा खाना खाने के बाद बाहर आंगन में चले गए। मैं भी मौका देखा और किचन में चला गया और बोतल से गिलास में पानी डालने लगा। वह किचन में बर्तन धो रही थी। मैंने उसे पीछे से जाकर बाहों में भर लिया। वह एकदम घबरा गई, चिल्लाने लगी। तभी मैंने अपना हाथ उसके मुंह को दबा दिया। पलटकर मुझे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी गर्दन उसके कंधों पर टिका दी और वह चाह कर भी अपनी गर्दन नहीं पलट पा रही थी। मैंने उसे कस कर पकड़ लिया था। मैंने कहा, प्रिया तुम मुझसे इतना क्यों भागती हो? मैं पति हूँ तुम्हारा। तब कहने लगी, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, शराफत से आज कमरे में आ जाना। 2 दिन बाद भैया और भाभी वापस आने वाले हैं। इसके बाद तो हम दोनों को भी हनीमून पर जाना है। उसके बाद वहाँ कैसे बचोगी? वहाँ तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, और अगर आज नहीं तो कल तो तुम्हें मेरे कमरे में आना ही होगा। और फिर देखना मैं तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। न जाने मुझे क्या हुआ था, मैं हमेशा उससे इस तरह से अकड़ से बात कर रहा था। इतना कहना था कि वह चिल्लाने लगी। इतने में मम्मी और पापा किचन में आ गए। कहने लगे, क्या बात है? वह घबराते हुए कहने लगी, कुछ नहीं मम्मी, वह कॉकरोच था। माँ कहने लगी, कहाँ है कॉकरोच? तो उसने कहा, बस अभी यहीं पर था। उसने यह सब मेरे से पीछा छुड़ाने के लिए किया था। और फिर अगले ही दिन वह मेरे कमरे में नहीं आई। और फिर भैया भाभी भी वापस आ गए। शादी को 4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक मैं प्रिया को अपने काबू में नहीं कर पाया था। रात को जब सब सो गए थे तो आंगन में जाकर लेट गई। मैं आधी रात को उठा और धीरे से उसकी कलाई को पकड़ा। कमरे में चलो। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। मैंने कहा, ठीक है, जितना चिल्लाना है शौक से चिल्लाओ। और मैंने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसका हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अपने कमरे में ले गया और लाइट बंद कर दी। मैं उसे बेड के पास ले जाने वाला था कि तभी बाहर से भैया की माँ के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। माँ से कह रहे थे, देखना शालिनी को क्या हुआ है। शालिनी मेरी भाभी का नाम था। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई है। यह सब प्रिया भी सुन रही थी और बाहर शोर सुन के मजबूरन मुझे प्रिया को छोड़ना पड़ा। माँ भाभी के कमरे में गई तो भाभी उल्टियाँ कर रही थी। माँ ने प्रिया से कहा, प्रिया जाओ दीदी के लिए नींबू पानी लेकर आओ। उसके बाद भाभी ने पानी पिया और भाभी को डॉक्टर के पास ले गए। उसके बाद पता चला भाभी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने भाभी का रेस्ट बता दिया था। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि मैं चाचू बनने वाला था। लेकिन हमारा अब हनीमून पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था, क्योंकि भाभी की देखभाल माँ को करनी थी और घर का सारा काम अब प्रिया पर आ गया था। वह सारा दिन घनचक्कर की तरह इधर उधर घूमती रहती थी। घर के सारे काम करती थी। भाभी के लिए भी नाश्ता तैयार करती थी। मुझे उस पर तरस भी आने लगा था। इतनी छोटी सी उम्र में उस पर काफ़ी सारी जिम्मेदारी आ गई थी और उस पर मेरा व्यवहार अच्छा नहीं था। वह दिन काम करती और शाम को जाकर सोफे पर अपनी नींद पूरी करती रहती। एक रात में उसके पास गया और उसे उठाकर कहा कि देखो प्रिया, तुम कमरे में आकर बेड पर आराम से सो जाओ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, पर प्लीज़ तुम आकर बेड पर सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। बड़ी मासूमियत से कहने लगी, अच्छा तुम फिर लाइट तो बंद नहीं करोगे? मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, लाइट बंद नहीं करूँगा। उसके बाद से वह मेरे कमरे में आकर सोने लगी। अब मैं उसकी किचन के काम में भी काफ़ी हद तक मदद करवा दिया करता था। एक दिन मैं प्रिया से कहने लगा, प्रिया क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तब कहने लगी, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मैंने कहा, अब मैंने क्या किया? अब तो मैं तुम्हारी किचन के काम में भी मदद करवाता हूँ। तब कहने लगी,
हाँ करते तो हो, लेकिन मुझे आपसे डर लगता है। मैंने उसे समझाया कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा। तब वह कहने लगी, तुम पहले की तरह मेरे साथ ज़बरदस्ती और बदतमीजी तो नहीं करोगे। उस दिन मेरी सांस तक रुक गई थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा। जब तक तुम नहीं कहोगे तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और फिर वह मुझसे दोस्ती के लिए राज़ी हो गई। उस दिन के बाद से हम लोग आपस में बहुत सारी बातें करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। अब तो शाम को खाना खाने के बाद मैं उसे बाहर मोटरसाइकिल पर घुमाने भी ले जाता और बाहर आइसक्रीम भी खिला कर लाता था। वह सच में दिल की बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। इस तरह से शादी को 9 महीने बीत गए। हमारी दोस्ती ऐसे ही चल रही थी। तब अचानक एक दिन भाभी को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उठा और हम उसे अस्पताल लेकर गए। माँ घर पर ही थी। भैया, मैं और प्रिया हॉस्पिटल में इंतज़ार कर रहे थे कि देखते हैं भाभी को क्या होता है, बेटा या फिर बेटी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर ने हमें ऐसी खबर सुनाई कि हमारे होश उड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें बेटा हुआ है, लेकिन हम बच्चे की माँ को नहीं बचा पाए। यह सुनते ही भैया और मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। एक पल में ही भैया की दुनिया उजड़ चुकी थी। भैया बेहोश हो गए। प्रिया भी ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। न जाने अचानक से ये सब क्या हो गया था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आखिर डॉक्टर, भाभी को ऐसा क्या हुआ है? तो वह बिल्कुल ठीक थी। तब उन्होंने कहा कि उनका बीपी ज़्यादा ही बढ़ गया था, इस वजह से अचानक से यह सब हो गया। थोड़ी देर बाद भाई को होश आया। भाई का रोना नहीं रुक रहा था। उधर प्रिया भी रोई जा रही थी। दोनों को संभाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से भी आंसू गिरे जा रहे थे। भाभी की बहुत याद आ रही थी। मैंने तुरंत पापा और माँ को फ़ोन मिलाया। माँ पापा घबराते अस्पताल आ गए। अभी तक हमने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी थी। भाई प्रिया को संभालने में ही लगे थे। भाभी के मायके वालों को भी बहुत खबर पहुंचा दी गई थी। खबर सुनते ही सब लोग पागलों की तरह भागते हुए आए थे। भाभी को गुजरे 2 दिन बीत गए थे। बच्चा दिन रात रो रहा था। प्रिया जिस तैसे संभाल संभाल रही थी। प्रिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। वह बहुत चुपचाप से रहने लगी थी। उसका सारा बचपना, चंचलता, हंसी मजाक सब कुछ खो चुका था। घर में एक सन्नाटा सा छा गया था। घर की खुशियों को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। भाई भी चुप चुप रहा करते थे। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ समझा पाता। धीरे धीरे बात को 2 महीने बीत गए। प्रिया ने घर की जिम्मेदारी ऐसे संभाल ली थी, लगता था मानो वह उम्र से पहले ही बड़ी हो गई हो। दिन भर बच्चे को संभालती थी, घर को भी संभालती थी। और जब रात को बेड पर जाकर सोने की कोशिश करती तो मेरा भतीजा उठ जाता और उसे पूरी रात तंग करता। मुझे उस पर तरस भी आता था। कहता भी था कि लाओ उसे मुझे दे दो, मैं चुप करा देता हूँ। उसकी आंखें नींद से भरी होती थी, लेकिन फिर भी वह कहती, नहीं तुम आराम करो, ये तुम्हारे पास चुप नहीं होगा, इसे मेरी आदत लग चुकी है। और इस तरह से 1 साल बीत गया। मैं प्रिया के लिए अभी तक तरस रहा था। प्रिया तो पूरा दिन घर के काम से फुर्सत ही नहीं थी, ऊपर से छोटे से बच्चे को संभालना। और इसी दौरान एक दिन प्रिया के मायके से एक और मुसीबत वाली खबर आई। उसके एक और बहनों की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। भाभी के मायके में अब लगभग एक ही साल में 2 मौत हो चुकी थी। घर के सभी लोग वहां पहुंचकर रोना धोना लग गए। ऊपर से प्रिया की बड़ी बहन के ससुराल वाले उसे मायके में ही छोड़कर चले गए। कहने लगे, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते और ना ही हम इसे रख सकते हैं। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम इसे रख कर क्या करेंगे। उसके बाद मेरे घर वाले और प्रिया के घर वालों ने मिलकर फैसला किया कि क्यों ना हम प्रिया की बड़ी बहन की शादी मेरे भैया से करा दें। और सबकी फैसले से प्रिया की बड़ी बहन, विधवा बहन की शादी मेरे भाई से कर दी गई। उनके पहले ही 2 बच्चे थे। उन बच्चों को भी हमने अपना लिया। इस बात को लेकर प्रिया मेरे और करीब हो गई। प्रिया को हमारा परिवार और अब मैं अच्छा लगने लगे थे, क्योंकि भैया की शादी उनकी विधवा बहन से कराने का आइडिया मेरा ही था। मैंने अपने मम्मी पापा को दिया था। अब घर में थोड़ा सा खुशियों का माहौल था। भैया की ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशी की लहर आ गई थी। सब लोग अब खुशहाली से रहने लगे थे। घर में 3 बच्चे हो गए थे। घर में रौनक ही रौनक थी। और धीरे धीरे प्रिया मेरे और करीब आने लगी, मुझे समझने लगी, मेरे जज्बातों को समझने लगी, क्योंकि वह थोड़ी बड़ी हो गई थी और समझदार भी हो गई थी। और फिर इसी तरह एक दिन हम दोनों का मिलन हो गया और हम दोनों एक जिस्म और 2 जान हो गए। 6 महीने बाद प्रिया भी प्रेग्नेंट हो गई। भैया ने भी प्रिया की दीदी के बच्चों को अपना नाम दे दिया और खुशी खुशी अपना परिवार चला रहे थे। मेरा भतीजा भी काफ़ी बड़ा हो चुका था और फिर कुछ महीनों बाद ही प्रिया ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। और इस तरह मेरी खुशियों में 4 चांद लग गए। तो यह थी मेरी कहानी। आप ही बताइए, क्या मैंने शुरुआती दिनों में जो प्रिया के साथ किया वह व्यवहार ठीक ठीक था? कहाँ मैं 2 बहनों को एक घर में लाने के लिए राज़ी नहीं था और कहाँ तीनों ही बहनें एक ही घर में आ गई।
आप ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं गलत था या सही, और यह मेरे साथ ही नहीं हुआ। ज़्यादातर गाँव में ये प्रथा होती है, बाल विवाह कर दिया जाता है और एक ही घर से 2 लड़कियां घर में ब्याह कर ले आई जाती हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा, यह सही है या गलत। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचता हूँ तो दुख भी होता है और खुशी भी होती है। अगर कुछ अच्छा हुआ था तो कुछ बुरा भी हुआ था। तो ये कहानी समाप्त होती है। अच्छी लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय 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 बाय। हट ऐसे, उतर नीचे, उतर नीचे, भाग ऐसे, चल नीचे।